फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था विशाल का लड़के वालों को बेइज्जती करके निकालना, पंकज का पूजा की किडनैपिंग की कोशिश में शामिल होना और नीरज और संध्या की सगाई होना, और कुणाल का शराब पीकर संध्या से बात करना, सुदेश का कुणाल के कमरे में जाकर चिल्लाना। अब आगे। सुदेश चिल्लाई तो कमल दौड़कर घबराता हुआ कमरे में आया। कमरा पूरा बिखरा हुआ था। 2 शराब की बोतल टूटी पड़ी थी और 1 बोतल हाथ में थी और दारू की बदबू पूरे कमरे में फैली थी। जिंदगी में पहली बार शराब पी थी, उसे सहन नहीं हुआ, और वो भी कम नहीं, 2 बोतल। वो बेहोश पड़ा था और उसका फ़ोन टूटा पड़ा था। बहुत कोशिश के बाद जब वो नहीं उठा तो घबराए हुए सुदेश और कमल उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने जांच की, अल्कोहल की मात्रा अधिक लेने से यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ गया था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा पेशेंट को कुछ दिन बिल्कुल शराब का सेवन नहीं करने दें, मगर इसने आज पहली बार पी है। कमल बोला, शायद इसलिए ये प्रॉब्लम आई। अचानक ही पी ली और वो भी अधिक मात्रा में। पता है कुछ भी हो सकता था उसे, डॉक्टर बोला, और पेशेंट को घर ले जाने को कहा। कमल, सुदेश और कुणाल घर को आए। कुणाल को कुछ भी याद नहीं था, बस याद था तो वो 4 बोतल लेकर कमरे में आया था और उसने एक छोटा सा पैग लगाया था। उसके बाद कितना पिया, नहीं पिया, क्या किया, कुछ नहीं पता। होश संभाला तो हॉस्पिटल में था। आजकल की फिल्मों का असर है सब, कमल गुस्से में बोला। कुणाल को पता चल गया अब पापा शुरू हो जाएंगे और चुप नहीं होंगे, तो उसने गाड़ी के सीट पर पॉकेट में से ईयरफोन निकाला और गाना सुनने लगा। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया। कबीर सिंह बनने चला था, वो तो एक्टिंग करके पैसे कमा रहे हैं। उन्हें नकली शराब पीने के करोड़ों रुपए मिलते हैं और हम उसे सच मानकर ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कमल ताने पर ताना मार रहा था और सुदेश चुपचाप सुन रही थी, और कुणाल जो सुन रहा था वो कोई नहीं सुन पा रहा था। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना मोरे पिया रे। इसी फिल्मी रवैये से इसने तलाक भी दिया। खुद को महापुरुष बनाने के लिए खुद को हीरो साबित करना चाहता है, मगर ऐसी हीरोपंती बस फिल्मों में अच्छी लगती है। रियल लाइफ में इसे हीरोपंती नहीं, बेवकूफ़ी कहते हैं। कमल फिर उसे सुनाने के लिए बोला जो कुछ सुन ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ संध्या उनके घर शादी की तैयारियां चल रही थी। 3 दिन बाद शादी थी। संध्या और उनके घर का माहौल अब ठीक हो चुका था। वो आज तीसरे ही दिन में कुणाल के दिए दुख को भुला चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं 3 दिन बाद मिलने वाली खुशी का। लेकिन संध्या आज थोड़ी परेशान है, उसे कुणाल की टेंशन हो रही है। कल शाम को उसने बहुत पी रखी थी और आज उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। उसे निमंत्रण भी देना है, मगर भाई से पूछे बिना उसे शादी में बुला भी नहीं सकती, और वैसे भी जितने इल्ज़ाम उस पर लगाए हैं उनको मिटा भी नहीं सकती, क्योंकि विशाल को झूठ से नफरत थी। अगर ये बात सामने आ गई कि संध्या का तलाक एक साजिश का हिस्सा थी और कुणाल उसका पूरा ख्याल रखता था, उस पर कोई जुल्म नहीं करता था, तो विशाल संध्या की शादी नीरज से नहीं होने देगा और संध्या को भी ये झूठ भारी पड़ सकता था। संध्या करे तो क्या करे। वो सोच विचार में खोई थी कि पूजा उसके पास आई, जो कि आजकल शादी की तैयारी करने में मदद करने के लिए केवल दिन के वक्त आया करती थी। लड़का बुरा नहीं था। पूजा संध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कौन? संध्या ने पूछा। जिसके बारे में तुम अभी सोच रही हो, पूजा ने जवाब दिया। तुम्हें किसने बताया? उसने कुछ बताया क्या? संध्या ने फिर पूछा। उसने कहाँ कुछ बताया, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। वो तो बोल रहा था कि वो एक मामूली गुंडा है और मेरी बीवी को गुंडे पसंद नहीं, इसलिए तलाक कर दिया। पूजा बोली। और कुछ नहीं बोला? संध्या ने पूछा। और कुछ तो नहीं, मगर जब मैंने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो क्या बोला पता है? पूजा बोली। क्या बोला? संध्या ने उतावली होकर पूछा, क्योंकि संध्या को कुणाल के बारे में बोलना, उसके बारे में सुनना अच्छा लगने लगा था, लेकिन कोई उसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं था। एक पूजा ही थी जिसको उसकी बात करने और उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट था।
थोड़ा अकड़ू सी आवाज़ में बोला, दोस्ती से बेहतर तो दुश्मनी है आज के समय में। दोस्त तो उम्मीदों में खरा उतरता नहीं, धोखा ही दे जाता है, मगर दुश्मन कम से कम उम्मीदों में खरा तो उतरता है। उससे धोखे की ही उम्मीद की जाती है जो वो पूरा करता है। पूजा ने उसकी नकल करते हुए कहा। संध्या समझ गई थी उसके कहने का अर्थ क्या था और कुछ बोला। संध्या ने पूछा, 1 मिनट, आप क्यों पूछ रहे हो इतना उसके बारे में? आपको तो पीटता था, वो परेशान करता था। मुझे विशाल जी बता रहे थे कि बहुत गंदे हैं कुणाल। पूजा बोली, आपकी तो जान बचाई है, आपका क्या बुरा किया? बुरा जो किया मेरे लिए किया। आपको तो अच्छा दोस्त मिल गया जिसने मुश्किल में आपका साथ निभाया, और उससे बेहतर दोस्त दुनिया में कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। दोस्ती के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटते वो। संध्या कुणाल की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। पूजा बोली, एक अच्छा दोस्त जरूरी नहीं अच्छा पति भी हो। संध्या ने पूजा से कहा। इसी डायलॉग के साथ दोनों की बातचीत खत्म होती है और पूजा संध्या के फ़ोन से विशाल को फ़ोन करके बोलती हैं, मेरा फ़ोन घर पर छूट गया है, मार्केट से आते समय मेरे घर से लेते आना। शादी से 1 दिन पहले, दिन शनिवार। आज सुबह से ही तैयारी की लहर थी। सारे काम आज निपटाने थे क्योंकि कल घर के करीब 8-10 किलोमीटर दूर स्थित एक होटल में शादी होनी थी। होटल में एक हॉल बुक किया गया था क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आने थे, बस फैमिली मेंबर और कुछ नज़दीक के रहने वाले रिश्तेदार। इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा था। कई रिश्तेदार ऐसे भी थे जिनको ये नहीं बताया था कि संध्या का तलाक हो गया, उन्हें भी निमंत्रण दे रहे थे। संध्या तुम अपना वो करा लो, पूजा भी करा रही है, सुरेश ने संध्या से कहा। वो क्या पापा? संध्या ने पूछा। अरे वो नहीं होता जो शादी से पहले कराते हैं, खूबसूरत दिखने के लिए, सुरेश समझाते हुए बोला, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था कि क्या कहते हैं उसे। फेशियल, स्पा और मसाज बोलने की कोशिश कर रहे हैं तेरे पापा। उमा बोली, नहीं पापा, मेरी कौन सा धूमधाम से शादी हो रही है, मेरा मन नहीं है ज़्यादा सजने संवरने का। संध्या ने कहा। क्यों नहीं कराएगी? शादी एक बार होती है, कौन सा ये दिन बार बार आ रहा है? उमा बोली। मगर मेरी पहली बार नहीं हो रही है शादी, तमतमाई सी संध्या बोली। क्या बात है बेटा, तू खुश नहीं है? कल तेरी शादी होने वाली है और तेरा मुंह ऐसे फूला हुआ है, चल बता क्या बात है? उमा बोली। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही, संध्या ने जवाब दिया और मन ही मन सोचने लगी, कैसे बताऊं अपनी परेशानी की वजह। कुणाल बोल रहा था शादी का निमंत्रण देना, उसका फ़ोन नहीं लग रहा सुबह से, और ऊपर से उसने पीना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा। वो भी तो मुझे तलाक देना चाहता था। इस फैसले में उसका भी तो हाथ था। फिर उसने पूजा को क्यों बोला कि दोस्त धोखा दे देते हैं, जबकि मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। किस सोच में डूब गई बेटा, कुछ तो छुपा रही है। उमा ने संध्या के हाथ गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। छिपाना दिखाना शादी के बाद होगा, अभी पूजा को फ़ोन कर और फेशियल कराने जा। मैंने पंडित जी से सामग्री की लिस्ट लेके सामान लाना है पूजा का, मैं शाम तक आऊँगा, सुरेश बोला। इतना टाइम लगता है सामान लाने में? उमा ने सवाल किया। होटल डेकोरेशन भी करवानी है, सब अकेले ही करना है, तुम क्या जानो, सुरेश बोला और चले गया। दूसरी तरफ कुणाल अपना मोबाइल ठीक करा के आता है। ये सोचता है कि संध्या की शादी पता नहीं तय हो भी पाई है या नहीं, पता नहीं कौन देखने आया, नीरज से तय हुई या नहीं, उसे कुछ पता नहीं था। संध्या ने अपनी तरफ से बता तो दिया है कि संडे को उसकी शादी होनी है नीरज से, लेकिन तब कुणाल नशे में था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। आज शनिवार और कल संध्या की शादी होनी है। वो संध्या को फ़ोन करता है, संध्या फ़ोन नहीं उठाती है। वो दोबारा फ़ोन करता है, लेकिन संध्या ने फ़ोन नहीं उठाया, शायद बिजी होगी। वैसे भी शादी तो अभी तय होने से रही, कुणाल अपने आप से बोला। उधर पूजा संध्या का इंतज़ार कर रही है। संध्या को उसने जहाँ बुलाया था वहाँ खड़ी खड़ी पूजा 1 घंटे से इंतज़ार कर रही थी,
मगर संध्या नहीं पहुंची, ना ही फ़ोन उठा रही थी। मैं पागल हूँ क्या? 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, वो महारानी घर से निकली नहीं अभी तक। पूजा ने गुस्से में विशाल को फ़ोन पर कहा। अरे घर से तो कब की आ गई है वो। विशाल बोला। तो पहुँची क्यों नहीं? फ़ोन भी नहीं उठा रही है। 10 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा लगा दिया। पूजा बोली। तुम फ़ोन रखो, मैं ढूंढता हूँ। तुम घर की तरफ जाओ रास्ते में ढूंढते हुए, क्या पता रास्ता भटक गई हो। बहुत कोशिश के बाद जब वो नहीं मिली, 2 घंटे हो गए। पूजा और विशाल ने घर पर कुछ नहीं बताया था। टेंशन ले लेंगे घर वाले। नीरज, विशाल और पूजा की लाख कोशिश नाकामयाब रही। फिर भी संध्या नहीं मिली तो उन्हें मजबूरन बताना पड़ा। संध्या के गुमशुदा की खबर से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शाम के 4 बज चुके थे। 9 बजे से संध्या को खोए 5 घंटे हो गए। अब क्या करें, कहाँ ढूंढे संध्या को? नीरज बोला। मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। उमा सिसकते हुए बोली। पंकज के घर गए थे तुम, क्या कहा उसने? सुरेश ने नीरज और विशाल से पूछा। वो अपनी मरी हुई माँ की कसम खा रहा है। कहता है मैं उस दिन गुस्से में धमकी जरूर दे गया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे किडनैप कर लूँ और ज़बरदस्ती शादी करने को बोलूँ। विशाल ने बताया। कहाँ हो सकती है, कुणाल से बात करके देखो। नीरज बोला। उसे क्या पता होगा, उसने तलाक दे दिया। अब उससे उसका कोई रिश्ता नहीं था, ना हमारा। वो किडनैप कर ही नहीं सकता, उसने अपनी मर्जी से तलाक दिया है। उसने किडनैप करनी होती तो तलाक ही क्यों देता? विशाल बोला। मैं जानता हूँ वो किडनैप नहीं कर सकता, मगर क्या पता संध्या उसे मिलने चली गई हो या उसको कहीं जाने से पहले कुछ बताया हो। नीरज बोला। क्या बिना सिर पाँव वाली बातें कर रहे हो? जिससे उसे सख्त नफरत है, उससे मिलने क्यों जाएगी? और बात रही उसे कुछ बताने की, तो तुझे बताना छोड़कर उसे क्यों बताएगी? विशाल अचरज भाव से बोला। पूजा बार बार कोशिश कर रही है संध्या को फ़ोन करने की, मगर कोई फ़ोन नहीं उठाता। ऐसे ही सब हाथ बांध कर खड़े थे कि अचानक विशाल के फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो, विशाल बोला। मिस्टर विशाल से बात हो रही है? एक आदमी की आवाज़ आई। हाँ जी बोलिए, घबराता हुआ विशाल बोला। इतना घबराए क्यों हो? कहाँ गई वो दहाड़? आवाज़ आई। कौन बोल रहा है? विशाल बोला। मैं तेरी बर्बादी। हंसते हुए आवाज़ आई। क्या चाहते हो? विशाल फिर बोला। बोला तो तेरी बर्बादी। तेरी प्यारी राजदुलारी मेरे कब्जे में है। आवाज़ आई। देखो उसे कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले बता रहा हूँ। विशाल चिल्लाया। ना जीना, इसे टच भी नहीं करेंगे। मेरी पूजा को मेरे हवाले कर दे और अपनी बहन को ले जा। विवेक बोला। पैसे बोल कितने चाहिए? विशाल बोला। अपनी बहन की कीमत लगा रहा है। कैसा भाई है रे तू? मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूँ इसे यहाँ। बेचना होता तो तुझे फ़ोन नहीं करता। लाखों खरीदार बैठे हैं इस दुनिया में। विवेक बोला। देख पछताएगा तू। विशाल बोला। ज्ञान मत बांट, चुपचाप पूजा को भेज यहाँ। और हाँ, पूजा को अकेले भेजना, ये नहीं कि साथ में अपनी पूरी फौज ले आएगा। विवेक बोला। पूजा अकेली नहीं आएगी, मैं उसके साथ आऊँगा। क्या भरोसा तेरा, तू संध्या को भेजेगा या नहीं? विशाल बोला। सबके चेहरे पर भय था और चिंता की लकीरें। विशाल भी धर्म संकट में था और नीरज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब तो अड्डे पर बुलाना सही नहीं है। चल, मेरे 8-10 आदमी संध्या को लेकर झिलमिल पार्क के पिछले तरफ आएंगे। तो पूजा को लेकर वहां पहुंच। विवेक बोला। 8-10 आदमी मतलब मेरे अकेले के डर से 8-10 आदमी आएंगे? मुझे तेरा ये डर अच्छा लगा। होना चाहिए था ये डर, और है भी। विशाल की नज़र अपनी खूंटी पर टंगी वर्दी पर पड़ी और एक जोश से बोला। पिछली बार 4 लोगों की जो जमकर धुनाई की थी तूने, इसलिए थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है। विवेक बोला। ये उसकी गलत फहमी थी कि विशाल ने भी की थी पिटाई। विवेक कुणाल को नहीं जानता था और विशाल ने उसकी गलत फहमी जानबूझकर बरकरार रखी। आज उसने ना अपनी होने वाली बीवी की रक्षा करनी थी, ना ही अपनी बहन की सुरक्षा। भारत माता की 2 पुत्रियों को विवेक जैसे दुश्मन से बचाना था।
अब उसने पूजा की तरफ देखा और कहा, चलो पूजा, मेरे साथ वादा करता हूँ, मैं तुम्हें भी और संध्या को भी, दोनों को वापस लाऊंगा। पूजा ने कुछ नहीं सुना, उसका ध्यान मोबाइल में था। देखो, अगर हम पुलिस को साथ ले जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नीरज बोला, कोई ज़रूरत नहीं, उसने 2 घंटे बाद बुलाया है। विशाल ने पुलिस को बुलाने से मना करते हुए कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर मेरे कारण संध्या इस मुसीबत में पड़ी है तो तुम मेरी चिंता मत करो। अगर मैं उसके पास चले जाऊं, वो संध्या को छोड़ दे, तो मैं बाद में मौका पाकर छूटकर भाग आऊंगी। पूजा बोली, ये मुमकिन नहीं है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम चली गई तो संध्या को भी नहीं छोड़ेगा। कश्मकश में फंसा विशाल बोला, मैं और विशाल भाई दोनों जाएंगे पूजा के साथ। नीरज बोला। 2 घंटे बाद विशाल ने अपनी वर्दी पहन ली और पूजा और नीरज को साथ लेकर बताए जगह पर गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद वहां 10-15 लड़के आते हैं। सभी अपनी अपनी बाइक में होते हैं और उन तीनों के चारों तरफ बाइक रोकते हैं। नीरज और विशाल को कुछ नहीं समझ आता है, सिर्फ गुंडे ही गुंडे नजर आ रहे थे। संध्या नहीं आई थी, विवेक इसमें भी नहीं था। मोटे आदमी की सुरीली आवाज़ आई, लड़की को मेरे हवाले कर दो और अपनी बहन की जान बचा लो। संध्या कहाँ है? नीरज बोला, पहले संध्या को लाओ, तभी ये लड़की तुम्हें मिलेगी। वर्दी वाला चिल्लाया। अरे भाई, मोटा भाई, वो लड़का तो है ही नहीं इसमें जिससे हम डर रहे थे। ये तो अच्छी बात है ना? मोटा भाई बोला, आपस में खुचर फुचर करने से बेहतर है संध्या को हमारे सामने लाओ। विशाल की आवाज़ में दम थी। लगता तो ये भी खतरनाक ही है। वर्दी वाला गुंडा बोला, पूजा को हमारे हवाले कर दो, वरना संध्या जिंदा नहीं बच पाएगी। अब ना संध्या तुम्हें मिलेगी ना पूजा, क्योंकि पूजा पर हमारे विवेक भाई का दिल आया है और संध्या पर पंकज भाई का। क्या करे, दोनों दिल से मजबूर हैं। गुंडा कड़कते हुए बोला, दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे हैं आज के समय में। उम्मीदों में खरे तो उतरते हैं, दोस्तों से उम्मीद नहीं होती फिर भी धोखा दे ही जाते हैं। दुश्मनों से तो उम्मीद ही धोखे की जाती है। पूजा कुणाल की कही बात याद करते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और नीरज और विशाल से खुद को प्यार से छुड़ाती है और जाकर एक गुंडे के पास चली जाती है जो कि विवेक का भाई होता है। चलो देवर जी, ले चलो अपनी भाभी को। उसकी बुलेट पर बैठते हुए कहती है, शायद तुम मुझे समझ नहीं पाए कभी। विशाल और नीरज हक्के बक्के रह गए। इतनी बड़ी साजिश जिसे वो समझ नहीं पाए थे, आज फिर एक दोस्त ने धोखा दे दिया था। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि सारे के सारे बाइक वाले धीरे धीरे खिसक जाते हैं। सिर्फ 4 लोग रुकते हैं ताकि ये उनका पीछा ना करे और 2-4 लाठियां बरसाकर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।